नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई अपराध की कहानी लेकर। एक ऐसी कहानी लेकर जिसे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेहद ही शर्मसार कर देने वाली आज की कहानी। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। लखनऊ में वजीरगंज थाना के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, रिवर बैंक कॉलोनी। रिवर बैंक कॉलोनी में 9 फरवरी को एक 62 वर्षीय बुजुर्ग अपने घर से निकलता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब शाम हो जाती है, धीरे धीरे रात हो जाती है। घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अब अगले दिन घर वाले कचहरी जाते हैं। कचहरी जाकर उसका पता लगाते हैं तो उसका पता नहीं चलता है। दरअसल उस 62 वर्षीय बुजुर्ग का नाम रहता है श्यामचंद्र गुप्ता। श्यामचंद्र गुप्ता पेशे से कचहरी में मुंशी रहते हैं। एक अधिवक्ता के अंडर में काम किया करते थे। बेहद ही तेज तर्रार रहते हैं और उम्र भले ही 62 की रही हो, लेकिन जोश खरोश 50 वाला उनके अंदर था। बेहद ही देखने में जो है जवान, हट्टा कट्टा शरीर, लेकिन उम्र तो उम्र होती है, बुढ़ापा तो बुढ़ापा होता है। 62 वर्षीय बुजुर्ग श्यामचंद्र गुप्ता अपने घर से कहीं निकलते हैं और गायब हो जाते हैं। अब जब 2 दिन हो जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता है, तो परिवार वाले परेशान होने लगते हैं। परेशान होते हैं तो फिर अब आसपास के रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता है। अब घर वाले उनके कमरे की तलाशी लेते हैं तो पता चलता है कि उनका फ़ोन तो घर ही पर है। बिना फ़ोन लिए वो कहाँ गए होंगे। अब घर वाले परेशान होकर पुलिस के पास पहुँचते हैं। पुलिस के पास पहुँचते हैं और पुलिस को उस 62 वर्षीय बुजुर्ग श्यामचंद्र गुप्ता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस मामला दर्ज करती है और अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले कमरे की तलाशी लेती है। कमरे में कुछ भी नहीं मिलता। घर वाले श्यामचंद्र गुप्ता का फ़ोन पुलिस को देते हैं। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। ना कोई उन्हें आते हुए जाते हुए देखा, ना कहीं उनका कोई खबर मिला। अब पुलिस को शक होता है कि हो सकता है कि कचहरी वाले रास्ते पर जितने सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, उसमें कहीं ना कहीं श्यामचंद्र गुप्ता कचहरी गए होंगे, तो दिखाई तो जरूर देंगे। अब पुलिस कचहरी वाले रास्ते पर जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगे थे सबको तलाश करती है। सभी सीसीटीवी फुटेज की तलाशी लेती है, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज में गुप्ता जी ना तो कहीं आते हुए दिखाई देते हैं, ना जाते हुए दिखाई देते हैं। अब पुलिस हैरान रह जाती है कि आखिर श्यामचंद्र गुप्ता चले कहाँ गए। फ़ोन घर पर है, कचहरी गए नहीं, रिश्तेदारों के पास गए नहीं, दोस्तों के पास गए नहीं, तो आखिर घर से कैसे गायब हो गए। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। महीनों गुजरने वाले होते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। घर वाले बार बार दबाव बना रहे थे पुलिस पर, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी बीच 3 मार्च को घर के बाहर नाले से बदबू आ रही थी। अब घर के बाहर बदबू आ रही थी, काफ़ी भयंकर बदबू आ रही थी। आसपास के लोग परेशान होने लगते हैं। परेशान होते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई जानवर नाले में मरा हुआ है। अब वह नगर पालिका के कर्मचारियों को फ़ोन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। नाले की सफाई की जाती है, तभी सफाई कर्मचारी नाले से निकलकर भागने लगता है। वह कहता है कि साहब, इसमें तो एक लाश पड़ी हुई है। अब फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है और नाले से कंबल में लिपटी हुई एक सड़ी गली लाश निकलती है। लाश निकलने के बाद पुलिस अब उसकी लाश की धुलाई करती है। धुलाई करवाने के बाद जितने भी गंदगी उसके शरीर पर लगी थी, लाश भी सड़ गल चुकी थी। अब वह पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन पुलिस सफाई करने के बाद बॉडी की शिनाख्त करवाती है। उसे श्यामचंद्र गुप्ता के घर के पास लाश मिली थी, जो श्यामचंद्र गुप्ता गायब था। पुलिस को पूरा यकीन था कि लाश उसी श्यामचंद्र गुप्ता की है। अब हाथ में वही घड़ी, वही जूता। अब जूते और घड़ी से श्यामचंद्र गुप्ता की पहचान परिवार वाले करते हैं, और पहचान करने के बाद उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि यह लाश उनके पिता की है, उनके घर वालों की है, वही श्यामचंद्र गुप्ता की है। तो घर वाले अब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। उनके घर में मातम फैल जाता है और आसपास कॉलोनी के लोग जुटकर अब तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि आखिर श्यामचंद्र गुप्ता का कातिल कौन था।
श्यामचंद गुप्ता के साथ ऐसा कौन कर सकता है? कहीं कचहरी में किसी से दुश्मनी? अब यही बात पुलिस भी शक के घेरे में लेती है कि कहीं कचहरी में किसी से दुश्मनी इनकी थी या फिर पड़ोसियों से दुश्मनी। अब पुलिस अब अलग तरीके से जांच पड़ताल करने लगती है। पुलिस को शक होता है कि कहीं इस व्यक्ति की कोई किसी से संबंध तो नहीं था। अब पुलिस श्यामचंद गुप्ता का मोबाइल लेती है और कॉल डिटेल्स निकालती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात रहती है कि श्यामचंद गुप्ता सिर्फ एक दो वकीलों को छोड़कर किसी से फ़ोन पर बातें ही नहीं किया करते थे। अब पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस काफ़ी परेशान थी। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि एक घर में ही रहने वाली किराएदार लड़की जिसकी उम्र 16 साल रहती है, वो अभी घर से गायब है। उसके भी परिवार वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए हैं। अब गुमशुदगी की रिपोर्ट एक 16 साल की लड़की के नाम से दर्ज कराई गई थी। परिवार वाले काफ़ी तलाश करते हैं लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता है। और जब श्यामचंद गुप्ता की गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है, उसके कुछ ही दिनों बाद लड़की भी गुम हो जाती है। अब पुलिस को डर सताने लगता है कि लड़की किराएदार रहती है और श्यामचंद गुप्ता के घर में ही रहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों के बीच कोई संबंध था या फिर कोई ऐसा है जो श्यामचंद गुप्ता का कत्ल करने के बाद लड़की का भी कत्ल कर दिया है। अब पुलिस परेशान होने लगती है। घर वाले भी परेशान होने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की का भी कत्ल कर दिया गया है। आखिर वह कातिल, वह अपराधी है कौन? अपराधी पुलिस के पकड़ से दूर था। अब पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है। अब उस लड़की की तलाश में जुट जाती है जो 16 वर्षीय लड़की श्यामचंद गुप्ता की किराएदार रहती है और वह घर से गायब रहती है। अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालती है तो पुलिस को वह लड़की एक जगह एक लड़के के साथ जाते हुए दिखाई देती है। फिर पुलिस उस लड़की का नंबर लेती है और फ़ोन करती है। अब फ़ोन लड़की का बंद आ रहा था। अब पुलिस को और भी डर सताने लगता है कि कहीं लड़की का कत्ल तो नहीं कर दिया गया। अब पुलिस 2 टीमों का गठन करती है और उस लड़की की तलाशी जोरों शोरों से करती है। अब वह फ़ोन एक दिन ऑन होता है और पुलिस उस लोकेशन पर जाती है, लोकेशन को ट्रेस करती है। ट्रेस कर उस लड़की को वहाँ से एक कमरे में वह लड़की और एक लड़का दोनों साथ रहते हैं। लड़की की उम्र 16 साल और लड़के का उम्र 19 साल, जो कि दोनों प्रेमी प्रेमिका रहते हैं। दोनों को सकुशल पुलिस बरामद करती है। बरामद कर थाने लेकर जाती है। घर वालों को सूचना देती है कि आपकी लड़की है वो सकुशल बरामद कर ली गई है, कोई डरने की बात नहीं है। अब घर वाले थाने पहुंचते हैं लड़की को लेकर। जैसे ही जाने की बात करते तभी पता चलता है कि लड़की नाबालिग है और लड़का बालिग है। अब पुलिस लड़के से पूछताछ करने लगती है। दोनों काफ़ी डरे डरे से लग रहे थे। पुलिस को लगता है कि हो ना हो श्यामचंद गुप्ता के मर्डर का राज भी यह लड़की जानती होगी, क्योंकि पहले तो मामला लगता था प्रेम प्रसंग का कि लड़की को लेकर लड़का फरार हो चुका था। लेकिन फिर जब दोनों डर रहे थे तो डर को देखते हुए पुलिस दोनों से पूछताछ करती है। अब दोनों से पूछताछ करती है पुलिस अपने तरीके से, तो लड़का टूट जाता है। लड़का पास का रहने वाला रहता है जिसका नाम बंटी कश्यप रहता है। लड़की 16 साल उम्र रहती है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। लड़की उसी श्यामचंद गुप्ता के घर किराए पर रहती थी और लड़की पास के ही कॉलेज में रोज़ाना बंटी के साथ जाती थी, आती थी और धीरे धीरे बंटी की उससे दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती हो जाती है तो साथ में ही दोनों एक साथ आया जाया करते थे। कभी कभी बंटी भी अपने दोस्त के घर उस 16 वर्षीय लड़की के घर आया जाया करता था। अब इसी बीच एक दिन लड़की के घर कोई नहीं रहता है। लड़की कमरे पर अकेली रहती है। तभी किराएदार जो 62 वर्षीय मकान मालिक रहता है श्यामचंद गुप्ता, घूमते हुए लड़की के कमरे में जाता है। कमरे में जाता है, उससे बातचीत करने लगता है तो उसे पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है। तब वह लड़की के साथ बैठकर बातें करने लगता है और उसे अपने पास बुलाता है। बात करते करते अब उसके साथ वह उसके शरीर को टच करने लगता है, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करने लगता है। अब लड़की जो रहती है वो डर जाती है और उससे रोकने की कोशिश करती है। कहती है, अंकल ये क्या कर रहे हो, ये गलत है। तभी जो बुजुर्ग श्यामचंद गुप्ता उस लड़की को बेड पर पटक देता है, उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। इसी तरह से लड़की अपना जान छुड़ाती है और नीचे चली जाती है। और फिर श्यामचंद गुप्ता अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर एक दिन लड़की जब
लड़के के साथ कॉलेज से घर आ रही थी, तो वह अपने जब कमरे में जाती है, श्यामचंद गुप्ता भी घर पर रहते हैं, उनको पता चलता है कि लड़की आज फिर कमरे में है, कोई उसके माता पिता घर पर नहीं है। फिर से वह कमरे में जाता है और उस लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, जो संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। अब लड़की परेशान हो जाती है। अब करीब 5 से 7 बार उस श्यामचंद गुप्ता ने उस लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश की, यौन संबंध बनाने की कोशिश की। अब उसके उत्पीड़न से लड़की परेशान हो चुकी थी। एक दिन लड़की अपने कॉलेज में क्लास में गुमसुम रहती है। लड़का सीनियर रहता है, वह उसकी क्लास में जाता है, लड़की को बाहर बुलाता है, बैठकर बातें करने लगता है। बंटी पूछता है कि आजकल तुम बहुत गुमसुम रहती हो, आखिर ऐसा क्या है? लड़की कहती है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं आजकल डिप्रेशन में जी रही हूं। बंटी कहता है, आखिर कैसी डिप्रेशन? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मुझे बता सकते हो। अब लड़की उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगती है और उसे कहती है कि जो मेरा मकान मालिक है वो काफ़ी अय्याश टाइप का है, वह मेरे साथ यौन उत्पीड़न करता है, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, मेरे साथ अश्लील हरकतें करता है। जब भी वो उससे पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है, कमरे पर कोई नहीं है, तो मेरे कमरे में आ जाता है और मेरे साथ तरह तरह की हरकतें करता है और मैं उसे मना करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे धमकियाँ देता है। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, आखिर क्या करूँ? अपने माता पिता को बताऊँगी तो काफ़ी बेइज्जती होगी, लोग मेरे ही कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे और लोगों को ये बात पता चलेगी तो फिर लोग क्या सोचेंगे। और मम्मी पापा से मैं कमरा बदलने की बात भी नहीं कर सकती, लोगों को लगेगा कि लड़की गलत है, आखिर कमरा क्यों बदलना चाहती है। अब लड़का उसे चुप कराता है, लड़की बेहद रोने लगती है, चुप कराता है, उसे रेस्टोरेंट लेकर जाता है, वहाँ पर बैठकर उसे नाश्ता पानी कराता है, उसके साथ बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद दोनों प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत लड़की के माता पिता जब घर जाते हैं और मकान मालिक कमरे पर अकेला रहता है, तो लड़की कमरे पर घूमने लगती है इधर से उधर और बंटी को फ़ोन करती है और बंटी भी उसके कमरे पर आ जाता है और बंटी वहीं छुपा रहता है, रात का समय रहता है। और इधर मकान मालिक छत पर टहल रहा था, तभी वो लड़की को कमरे में अकेला देखता है। उसे पता चलता है कि उसके माता पिता भी कमरे पर आए नहीं हैं। दरअसल अक्सर कर उसके माता पिता काम से बाहर जाया करते थे, तो रात रात को आया करते थे। अब मकान मालिक उस लड़की के कमरे में जाता है और फिर से उसके साथ अश्लील हरकतें करने की जैसे ही कोशिश करता है, वैसे ही लड़की बेड पर बैठ जाती है। और जब वह बेड पर बैठता है तो लड़की पास में रखा हुआ एक दाव लेती है और दाव से उसके सर पर जोरदार प्रहार करती है, जिससे वह एक बार चीखता है और लड़का उसका मुंह दबा देता है। लड़का वहीं पर छिपा रहता है, लेकिन श्याम प्रसाद को पता नहीं चल रहा था। मुंह दबा देता है और लड़की दाव से उसका कत्ल कर देती है। अब कत्ल करने के बाद लड़की बेहद डर जाती है, लड़का भी डरा रहता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसके बाद अब क्या किया जाए। प्लानिंग तो सिर्फ कत्ल करने की थी, लेकिन लाश को कैसे छुपाया जाए, अब इसके बारे में दोनों को पता नहीं था। लड़की एक नाबालिग थी, इतनी बेहतर सोच थी नहीं दूर तक। अब लड़का डरने लगता है कि कहीं पुलिस न पकड़ ले, लोगों को पता न चल जाए। अब जो खून के छिट्टे होते हैं उसे दोनों मिलकर साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद घर में ही एक कंबल रखा रहता है। अब लड़के को दिमाग आता है, लड़का इधर उधर घूम रहा था, वह देखता है कि घर के पीछे एक नाला है और उसके पीछे लाइट भी नहीं जल रही है, काफ़ी अंधेरा है। अब लड़का रस्सी लाता है और रस्सी में कंबल में श्यामचंद गुप्ता की बॉडी को रखकर उसे बांध देता है और बांध कर धीरे से घर के पीछे लटकाता है और नाले में, काफ़ी बड़ा नाला रहता है, नाले में उसे डुबो देता है। डुबोने के बाद वो अपने कमरे पर चला जाता है। इधर पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है तो दोनों डर जाते हैं। डरने के बाद प्रेमिका लड़की काफ़ी डरी सी रहती है, लड़के को लगता है कि इसके डर से हम लोग पकड़े जाएंगे। लड़का लड़की को लेकर दूसरे शहर फरार हो जाता है। अब घर वाले परेशान रहते हैं कि उनकी लड़की गई कहाँ, वो भी शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दोनों को गिरफ्तार करती है तो लड़का सारी हकीकत बयां करता है और लड़की और लड़का दोनों, बंटी और उसकी प्रेमिका दोनों ही अपना जुर्म कबूल करते हैं। तो साथियों, दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और लड़की को नाबालिग जो कारागार होता है, बाल गृह सुधार, उसमें भेज दिया जाता है और लड़की को जेल भेज दिया जाता है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। एक व्यक्ति हवस के लत में एक लड़की का
शोषण कर रहा था और उस शोषण के चक्कर में उस श्याम प्रसाद गुप्ता की मौत हो जाती है, उसका कत्ल हो जाता है। तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, बुरे काम का बुरा नतीजा। अब श्याम प्रसाद गुप्ता के घर वाले भी शर्मसार हैं उसकी हरकतों पर। जो भी इस कहानी को सुनता वह हैरान रहता, शर्मसार रहता कि आजकल के कुछ बुजुर्गों को, श्याम प्रसाद गुप्ता जैसे लोगों को आखिर हो क्या गया है। कहते हैं साथियों कि कई बार बुढ़ापे में जो मन होता है, उम्र भले 55 की होती है लेकिन मन बचपन वाला होता है। तो साथियों इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम हैं सुमन सिंह हैं, रवि किशन हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उमेश गुप्ता हैं, सतीश गुप्ता हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं, राहुल सिंह हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं, बांके बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, ये किशोर सिंह हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के रहने वाले हैं, डॉक्टर ए के अग्निहोत्री जी हैं, ये भी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले हैं, सोहन लाल सेठिया जी हैं, बीवर राजस्थान के रहने वाले हैं, सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। साथियों जितने भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। और जी हाँ, कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा ताकि हम आपके कमेंट को पढ़कर ही समझ पाते हैं कि कहानी कैसी है, अंदाज कैसा है। कुछ कमी हो तो हम उसे दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो साथियों इजाज़त चाहूँगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।